मूवी की शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन को दिखाया जाता है जहां पर एक पूरी फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार दिया होता है। इसलिए वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस घटना के बारे में छानबीन कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को घर के बेसमेंट में एक लड़की की लाश मिलती है जो कि जमीन के अंदर बिना कपड़ों के गड़ी हुई थी। इस लड़की के शरीर में एक भी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन बाकी लाशों के शरीर में काफी गहरे चोट के निशान थे। और ये एक बहुत ही हैरानी की बात थी। उसमें से एक लेडी ऑफिसर बताती है कि घर के बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया, बल्कि ऐसा लगता है कि घर के अंदर रहने वाले लोग बाहर निकलना चाहते थे। अब लड़की के डेड बॉडी की कोई भी पहचान नहीं मिल पाता, इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसका नाम जेंडो रख देते हैं। जेंडो की मौत की वजह का पता लगाने के लिए उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद हमें एक बाप बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉमी और ऑस्टिन होता है। ये लोग एक जली हुई लाश को पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। ऑस्टिन इस काम में नया था तो उसके पिता ने उसे काम के बारीकी को समझा रहे होते हैं। पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद वहाँ पर ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा आती है। आज ऑस्टिन और एमा की मूवी देखने का प्लान था, इसीलिए वो उसे लेने के लिए आई थी। और वहाँ पर एमा ऑस्टिन से डेड बॉडी देखने की जिद करने लगती है, जिसके बाद ऑस्टिन उसे एक डेड बॉडी को दिखाता है और एमा नोटिस करती है कि उस डेड बॉडी के पैर में एक छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। इसलिए वो इसके बारे में पूछती है तो टॉमी बताता है कि पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थे, इसीलिए लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि इंसान मर गया है या कोमा में है। इसीलिए लोगों उसके पैरों में घंटी बांध देते थे ताकि अगर इंसान जिंदा हो तो उसके हिलने पर घंटी बज जाएगी। उसके बाद ये एक कल्चर बन गए और मैं थोड़ा धार्मिक आदमी हूँ, इसलिए आज भी मैं इस कल्चर को फॉलो करता हूँ। अब ये सब हो जाने के बाद ऑस्टिन और एमा बाहर जाने के लिए लिफ्ट तक जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस एक डेड बॉडी लेकर आ जाते हैं और वो डेड बॉडी जेंडो की ही होती है। उस पुलिस वालों बोलता है कि उसे जेंडो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि जो क्राइम सीन हुआ था वो काफी चर्चा में आ चुका है और इस जेंडो की डेड बॉडी का कोई भी कनेक्शन उस क्राइम सीन से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए जेंडो की रिपोर्ट जल्दी चाहिए। ये सुनकर ऑस्टिन को लगता है कि उसे अपने पिता को हेल्प के लिए रुकना चाहिए, इसलिए एमा को कुछ घंटे बाद वापस आने को कह देता है और अपने पिता को हेल्प करने के लिए रुकता है। अब ऑस्टिन और टॉमी जेंडो की पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि उसकी बॉडी पर चोट का कोई भी निशान नहीं है और जब वो उसकी आंखों को चेक करते हैं तो वो ग्रे कलर की होती हैं। टॉमी बताता है कि आंखों का कलर ऐसा तभी होता है जब किसी इंसान को मरे हुए काफी दिन या साल बीत जाते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि उसके कलाई और पैर की हड्डियां टूटी होती है और उसकी जीभ भी कटी हुई होती है और उसकी एक तुत भी गायब होता है। अब उसके साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए इन्हें इंटरनल पार्ट्स देखना होगा। अब टॉमी उसके इंटरनल पार्ट्स चेक करने के लिए उसे काटने का सोचता है। वो जैसे ही चाकू उठाता है तो वहाँ रखे हुए रेडियो में अपने आप ही फ्रीक्वेंसी चेंज होकर गाना बजना शुरू हो जाता है। वो दोनों इन चीजों को इग्नोर करते हैं और बॉडी को चिरना शुरू कर देता है। उसके बाद ये लोग बॉडी के अंदर देखते हैं तो उसके लंच एकदम जले हुए थे और उसके बॉडी के अंदर कई तरह के काटे जाने का निशान थे, जो कि बॉडी के बाहर से करना काफी इम्पॉसिबल था। लेकिन उसके शरीर के ऊपर से किसी भी तरह के काटे जाने का निशान नहीं था। ये सब चीजें उन्हें काफी कंफ्यूज कर रही होती है। तभी उन्हें लैब के बाहर से कोई आवाज सुनाई देता है और उसे देखने के लिए ऑस्टिन बाहर जाते हैं तो उसे उसके पीछे एक आदमी दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन उसे वहाँ पर टॉमी के अपने पालतू बिल्ली मरी हुई मिलती है। टॉमी को इससे काफी दुख होता है क्योंकि वो उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी। इसके बाद ऑस्टिन वापस लैब में आता है और वो देखता है कि डेड बॉडी रखी हुई दरवाजे आप से आप खुल जाता है। उसके बाद ऑस्टिन उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें उसकी बॉडी से एक फूल मिलता है जो काफी जहरीला होता है। ये फूल खाने से इंसान की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तभी वहाँ पर अचानक रेडियो में न्यूज आने लगती है कि आज वहाँ बहुत बड़ा सा तूफान आने वाला है। ये सब देखकर ऑस्टिन को काफी अजीब फील हो रही होता है, इसलिए वो टॉमी से बाकी पोस्टमार्टम कल करने को कहता है, लेकिन वो ऑस्टिन की बात नहीं सुनता और फिर से पोस्टमार्टम करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल ही पुलिस को देना था। उसके बाद टॉमी को जेंडो की बॉडी के अंदर से एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है जहाँ पर रोमन भाषा में कुछ वर्ड्स लिखा हुआ था और उसी के अंदर जेंडो की मिसिंग टूथ भी मिलता है। उस कपड़े में एक अलग तरह की आर्ट बनी हुई थी और टॉमी नोटिस करता
देखता है कि जेंडो की इंटरनल बॉडी की स्किन पर भी वैसे ही आर्ट बनी हुई थी। ये देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी रेडियो पर फिर से वही गाना बजना शुरू हो जाता है और वहाँ की सारी लाइट फुटकर बंद हो जाती है। वो लोग डर के मारे वहाँ से निकलने का कोशिश करता है, लेकिन लाइन न होने की वजह से वहाँ की लिफ्ट काम नहीं कर रही होती है। इसके बाद वो दोनों घर के बेसमेंट जाकर वहाँ के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ गिर जाने की वजह से वो भी नहीं खुलता है और उनके फोन के नेटवर्क भी जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक रूम में जाते हैं और वहाँ के लैंडलाइन से कॉल करते हैं। कॉल लग तो जाती है, लेकिन नेटवर्क कमजोर होने की वजह से बात नहीं हो पाती। इसके बाद टॉमी अपने हाथ में लगी चोट को साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है। तभी कोई अनजान चीज टॉमी पर हमला कर देती है, जिससे उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अब ये दोनों को समझ में आ जाता है कि जेंडो के बॉडी में ही कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब से ये बॉडी वहाँ पर आई है तब से ये सब होना शुरू हुई है। और उसकी बॉडी में अजीब चीजों का मिलना ये बताता है कि वो कोई सिंपल डेड बॉडी नहीं है। अब वो दोनों उसकी डेड बॉडी को जलाने का सोचते हैं, इसलिए वो दोनों वापस पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। और ये दोनों वापस पोस्टमार्टम रूम पहुंचकर देखते हैं तो वहाँ पर जेंडो के अलावा बाकी सारी डेड बॉडीज गायब होती हैं। और तभी वहाँ के दरवाजे भी आप से आप बंद हो जाता है। उसके बाद ऑस्टिन कुल्हाड़ी लेकर उस दरवाजे को तोड़कर बाहर देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि बाहर वही डेड बॉडी खड़ी होती है जिसने इन्होंने पोस्टमार्टम किया था। इसके बाद ऑस्टिन और टॉमी ने जेंडो की डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। उसकी डेड बॉडी पर आग तो लग जाती है, पर वही आग पूरे रूम में फैल जाती है, तो उन्हें फिर आग को बुझाना पड़ जाता है। जब आग बुझ जाती है तो देखते हैं कि उसकी बॉडी पर आग का कोई भी असर नहीं हुआ होता है और वो वैसे ही एकदम क्लीन होती है। तभी उन्हें लिफ्ट चलने की आवाज सुनाई देती है, तो वो लोग लिफ्ट में जाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक परछाई दिखाई देता है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसी वक्त लिफ्ट के दरवाजे बंद नहीं होता है और वो परछाई नजदीक आती है तो टॉमी डर के मारे कुल्हाड़ी लेकर उस परछाई की तरफ मारता है। जब वो लिफ्ट के बाहर निकल के देखते हैं तो वो कोई परछाई नहीं बल्कि ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा होती है। वो वहाँ दोबारा ऑस्टिन को लेने के लिए आई हुई थी। एमा की मौत की वजह से ऑस्टिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद टॉमी ने उसे दोबारा लिफ्ट के अंदर ले जाता है, लेकिन लिफ्ट फिर से बंद हो जाती है और वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। अब टॉमी को ऐसा लगता है कि उन्होंने जेंडो की बॉडी को काटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं है। ऑस्टिन टॉमी से कहता है कि अगर हम ये पता कर ले कि वो मरी कैसे तो शायद हमें उसको रोकने की आइडिया मिल जाएगा और हम बच जाएंगे। इसके बाद वो दोनों लेफ्ट से निकलकर वापस पोस्टमार्टम रूम में जाने लगते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें काफी ज्यादा धुआं नजर आता है और उस धुआं में इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी एक डेड बॉडी ने फिर से टॉमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से बचकर पोस्टमार्टम रूम में पहुँच जाता है। उसके बाद अब वो लोग जेंडो की ब्रेन को चेक करते हैं, जो कि एकदम ठीक होता है और उसकी ब्रेन के सभी सेल अभी भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि जेंडो अभी भी जिंदा है। इसके बाद टॉमी ने जेंडो की बॉडी के अंदर मिला हुआ कपड़े की जांच करते हैं, जिसमें रोमन भाषा में लेविटिकस 20:27 लिखा हुआ मिलता है, जो कि एक बाइबल के चैप्टर होता है। फिर टॉमी उस चैप्टर को बुक में पढ़ता है तो उन्हें 1693 में इंग्लैंड में हुई एक घटना के बारे में पता चलता है, जहां पर बहुत सारी लड़कियों को चुड़ैल मानकर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से सजाए दिया जाता था, जिससे उन लड़कियों के बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी। वो लोग लड़कियों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे और उसी में से कई सारे बेकसूर लड़कियां भी मारी जाती थी और उन लड़कियों में से एक जेंडो भी होती है। तब ऑस्टिन और टॉमी को समझ में आ जाता है कि जेंडो की मौत अभी नहीं बल्कि 17 सेंचुरी में ही हुई थी, इसलिए जेंडो अब सच में एक चुड़ैल बन चुकी थी। इसलिए वो अब तक जिंदा थी, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ था वो उसका बदला लेना चाहती थी। तब उन दोनों को पता चलता है कि उसके साथ उन्होंने जो भी चीर फाड़ की है वो सब उन्हें फील कर रही थी, इसीलिए वो उन्हें भी वही फील कराना चाहता था जो उन्होंने उसके साथ किया है। जेंडो के साथ जो भी गलत करता था वो उसे उसी तरीके से मार डालती थी, इसलिए वो टॉमी को भी धीरे धीरे करके मार रही थी। टॉमी को पता चल चुका था कि अब वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो जेंडो के कान में जाकर बोलता है कि वो भले ही उसे मार डाले पर उसके बेटे को छोड़ दे। इतना कहते ही टॉमी के भी कलाई और पैर की हड्डियां ठीक वैसे ही टूटने लग जाती है जैसी उसकी टूटी हुई थी और उसकी बॉडी के अंदर ही अंदर चोट आने लग जाते हैं। वही हम देखते हैं कि जेंडो की बॉडी फिर से ठीक हो गई है। उसके बॉडी में चीर फाड़ के जितने भी चोट थे वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं,
लेकिन इधर टॉमी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने बेटे से खुद को मारने को कहता है और ऑस्टिन ना चाहकर भी अपने पिता को मार देता है। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अपने पिता को मार डाला और ये कोई छोटी बात नहीं थी। तभी ऑस्टिन को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वहाँ का दरवाजा नहीं खोलता है और तभी अचानक से उसके सामने टॉमी की लाश आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से नीचे गिरकर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। पुलिस ये क्राइम सीन देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि ये क्राइम सीन भी ठीक वैसा ही होता है जो कि शुरुआत में उसने देखा था। उसके बाद वो जेंडो की बॉडी देखते हैं तो उसकी बॉडी एकदम सही सलामत रखे होती है, जैसे उसके साथ कभी कुछ किया ही ना गया हो। इसके बाद अब जेंडो की बॉडी दूसरे जगह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेंडो की डेड बॉडी गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं और तभी गाड़ी के रेडियो में वही गाना बजने लगता है जो रेडियो में अपने आप बजना शुरू हो जाता था। और फिर लास्ट सीन में हमें जेंडो की पैरों की उंगलियां हिलती हुई दिखाई जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।